बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूद हसन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्चिज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 10 साल से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रमज़ान मुबारक और उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट अलॉन्ग विद दी कोविड-19। सो देयर आर टू टॉपिक्स। आज दो टॉपिक हैं जिसमें पहले हम कवर करेंगे कि रमज़ान में शुगर के मरीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह एहतियातें करनी है और उनमें से कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। तो इसमें आपको एक जनरली बात बताऊँ कि आज से तकरीबन 4 साल पहले 13 इस्लामी ममालिक के डॉक्टर सारे इकट्ठे बैठे और स्कॉलर्स बैठे और उन्होंने एक गाइडलाइन तश्कील दी कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं शुगर के जो रोज़ा रख सकते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें रोज़ा रखने और ना रखने में हमने डिसाइड करना है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना। तो 2016 की जो गाइडलाइंस थी उसमें से 3 तरह की कैटेगरीज बनाएगी। वन इज़ ग्रीन लाइट कैटेगरी, वन इज़ के पेशेंट येलो लाइट में आते हैं, और एक वो पेशेंट हैं जो कि आपके रेड लाइट में आते हैं। जो कि सब्ज़ लाइट में आते हैं वो मरीज़ हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं, उनमें कोई नहीं मसला नहीं है, वो शुगर के मरीज़ आराम से रोज़ा रख सकते हैं। जो येलो लाइट में आते हैं उसमें शुगर के वो मरीज़ होते हैं जिनमें अगर रोज़ा ना रखें तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये रमज़ान का महीना है, हमारे लिए बड़ा मुतबरक महीना है, बरकत महीना है, तो इसमें हम सब का दिल करता है कि हम सब रोज़े रखें, सबका दिल करता है नेकियां कमाएं। तो उसमें आपने अपने पेशेंट के साथ, डॉक्टर ने अपने पेशेंट के साथ ये डिसाइड करना होता है कि वो क्या क्या तदाबीर करेंगे, किस तरह मेडिसिन लेंगे कि वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अपने रोज़े पूरे कर सकें। नंबर 3 पे जो आते हैं रेड लाइट में, वो पेशेंट जिनको आपने बिल्कुल मना करना है कि वो रोज़े नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल उनको रोज़ा रखना ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप पे कोई बंदिश नहीं है। सो नंबर 1 पे हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से मरीज़ किस कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन लाइट कैटेगरी में वो मरीज़ आते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जो अमूमन गोलियां खा रहे हों या एक लॉन्ग एक्टिव टाइप इंसुलिन ले रहे हों, इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले रहे हो, उनकी शुगर कंट्रोल हो। कंट्रोल से मुराद ये होता है कि नहार में उनकी शुगर 120 से कम हो और खाने के 2 घंटे बाद उनकी शुगर 200 से कम आ रही हो। ये कंट्रोल पेशेंट होते हैं। सो ग्रीन लाइट में वो पेशेंट आते हैं जो कि अमूमन गोलियां खा रहे हैं और या इंसुलिन ले रहे हैं, एक टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल है, तो इनको इजाज़त है कि वो आराम से रोज़े रखें और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2 पे येलो लाइट वो मरीज़ हैं जिनके साथ आपने ये डिस्कस करना है कि यार आप रोज़ा ना रखें, रोज़ा नहीं रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि बरकत महीना है, सारे बंदों का दिल करता है कि वो रोज़ा रखें। तो इसमें हमने उनको बताना है कि आप में इन कैटेगरी में कौन कौन से पेशेंट आते हैं। एक तो इसमें वो कैटेगरी पेशेंट आएंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ही आएंगे जो कि गोलियां ले रहे हैं या एक टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, मीन उनकी फास्टिंग शुगर 120 से ज़्यादा आ रही है, खाने के 2 घंटे बाद शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है। तो इन पेशेंट्स को ये येलो लाइट में आते हैं, इनके साथ आपने डिसाइड करना है कि आपने रोज़ा नहीं रख सकते या रख सकते हैं तो किस तरह रखना है, कंट्रोल कर रखना है। नंबर 2 पे टाइप 1 के पेशेंट जो कि इंसुलिन ले रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3 पे प्रेग्नेंट लेडीज़, हामला खवातीन जो कि गोलियां खा रही हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए और उससे उनकी शुगर कंट्रोल भी है, वो भी इस येलो लाइट में आते हैं। नंबर 4 पे लेबर तबका, जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, जिन्होंने रोज़ा भी रखना, शुगर के मरीज भी हैं और मजदूरी भी करनी है, वो इस येलो लाइट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारे पास रेड लाइट कैटेगरी आती है कि सुर्ख लाइट में वो जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते, जिनको आपने बताना है कि काइंडली आप रोज़ा मत रखिएगा क्योंकि इसके आपको नुकसान ज़्यादा होंगे। उसमें आपके टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट, ये वो पेशेंट जो इंसुलिन ही लगाते हैं, आपको पता होगा टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें पेशेंट गोलियां नहीं खा सकता, अमूमन ये यंग बच्चों में, यंग एज में आती है। उसमें अगर वो पेशेंट इंसुलिन लगा रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं, तो ये वो पेशेंट हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। आपने उनको बताना है कि ये रोज़ा आप नहीं रख सकते। नंबर 2 पे वो प्रेग्नेंट खवातीन, हामला खवातीन जो इंसुलिन ले रही हैं, गोलियां नहीं इंसुलिन ले रही हैं, उनकी शुगर पे कंट्रोल भी है लेकिन वो रोज़ा नहीं रख सकती, उनके लिए प्रॉब्लम है। नंबर 3 पे वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और साथ उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मीन्स कि उनको पहले फालिज हो चुका है या अंडरलाइन गुर्दों का मसला चल रहा है
इस तरह मल्टीपल जो कॉम्प्लिकेशन चाह रही हैं, जो शुगर के मरीजों की चाह रही होती हैं, अगर उनके साथ उनको वो हैं, अगर वो अब रोज़ा रखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी। तो उन मरीजों के लिए आपने ये है गाइडलाइंस कि वो रोज़ा नहीं रख सकते। ये सारी अमूमी गाइडलाइंस थी कि जो हम आपको एक जनरल व्यू में बता रहे हैं, ये पेशेंट्स के लिए भी हम बता रहे हैं और डॉक्टर साहबान के लिए भी बता रहे हैं। तो ये जनरल व्यू में है, जो बेस्ट डिसीजन होगा वो आपका अपने कंसल्टेंट के साथ होगा। तो आपने अपने कंसल्टेंट के साथ काइंडली अपने कंसल्टेंट के साथ राब्ते में रहना, उससे पूछना है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। ठीक है, ये अमूमी गाइडलाइन हम बता रहे हैं कि ये अमूमन जनरल में कि कौन से पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल इन करते हैं। इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, जिस तरह रमज़ान है, किसी भी शुगर के मरीज को 3 तरह के मसले आ सकते हैं। नंबर 1 पे उनका शुगर लो हो जाए, जो कि ज़्यादा चांस होते हैं। नंबर 2 पे शुगर बहुत हाई हो जाए। नंबर 3 में इनमें पानी की कमी हो जाए। सो आपने इन 3 चीज़ों को, किसी भी शुगर के मरीज, अगर आप शुगर आपको है तो आप ये देखें कि इस दौरान आपकी रमज़ान में आप जब रोज़ा रखते हैं तो आपकी शुगर लो नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस। हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अब में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लो से मुराद ये होता है कि 70 से कम। रमज़ान में अमूमन तो हम 60 से कम करते हैं, लेकिन ये इस्लामिक गाइडलाइन में ये भी गाइडलाइन है कि अगर किसी बंदे की शुगर 70 से कम आ गई है रोज़े के दरमियान, ठीक है, तो आइडली उसका रोज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया, टूटा नहीं, खुल गया। क्योंकि देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। आप ठीक रहेंगे, आप दोबारा रोज़ा रख लेंगे, उसका कफ़ाया भी अदा कर देंगे। लेकिन अगर आपकी शुगर 70 से कम आ गई तो आपका रोज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आपको पता हो कि आपकी शुगर लो ना हो। लो के सिम्टम्स आते हैं अमूमन। सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? मरीज को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल घबराना शुरू कर देता है। ऑफकोर्स आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आप बड़े दिल जमे से रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फिर देखें काइंडली कि आपकी शुगर लो ना हो। और वो पेशेंट जो बीटा ब्लॉकर्स ले रहते हैं, एक खास किस्म की दवाई होती है अमूमन जो हम शुगर के मरीजों को देते हैं, दिल के मरीजों को, उनमें ये सिम्टम्स नहीं आते। सो काइंडली अपनी शुगर चेक करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरी 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैंने अपनी शुगर चेक करनी है, ताकि आपकी शुगर लो तो नहीं हो रही, ये ना आपको पता ही नहीं लगे। नंबर 2 पे शुगर का तेज़ हो जाना। अमूमन इस्लामिक गाइडलाइन में ये जो हम 13 इस्लामिक कंट्रीज़ के गाइडलाइन में ये कंसेंसस हुआ था, जिस पेशेंट की शुगर 300 से ज़्यादा हो जाएगी रोज़े के दरमियान, तो इट मीन्स कि उसका रोज़ा खुल गया। उसकी सेफ्टी के मद्देनजर ये रखा गया। रोज़ा टूटा नहीं, इसमें भी ये दोबारा कहूँगा रोज़ा खुल गया। तो इसमें भी आपने ये देखना कि अगर आपकी शुगर हाई रहेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। नंबर 3 पे काइंडली इस पूरे रमज़ान में, गर्मियों के दिनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। पानी कम नहीं पीना आपने, ताकि आप में डिहाइड्रेशन ना हो। और डिहाइड्रेशन होगी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। जिस तरह हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। आप ऑल्टर स्टेट में जा सकते हैं, मीन्स बेहोश हो सकते हैं आप, ठीक है, आपको झटके पड़ सकते हैं, अल्लाह ना करे फारिज हो सकता है। तो काइंडली इन चीज़ों का फोकस करना है। लोग इन दिनों में आजकल रातों में इबादत करते हैं, सारी रात इबादत करते हैं। उस इबादत में लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं पानी ज़्यादा रात को भी पीता रहूँगा तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं इससे मेरा वुज़ू टूट जाएगा, फिर मुझे बार बार डिस्टर्ब होगा। लेकिन काइंडली इसको मत सोचिएगा। आपने पानी पीना है रात को। पानी, दिन को तो आपका रोज़ा होगा, तो इसलिए आपने पानी की जितनी कमी है रात को पूरी करनी है, ताकि सिस्टम फंक्शन करते रहें, आपकी किडनीज फंक्शन करते रहें, आपके बॉडी में इनफ वाटर हो ताकि आपका जो ब्लड है ठीक ना हो। इसके बाद हम आएंगे कि डाइट पे, कि आप शुगर, आपको अगर आप शुगर है तो आपको अपनी डाइट किस तरह मॉडिफाई करनी है। तो डाइट मॉडिफिकेशन आपको पहले पता है। आप जो रमज़ान से पहले जिस तरह डाइट खा रहे थे उसी तरह डाइट खानी है। जिस तरह पहले नाश्ता करते थे वो आपकी सहरी हो गई है, जिस तरह आप अगर रात का खाना खाते थे वो आपकी इफ्तारी हो गई है। तो डाइट में मॉडिफिकेशन में आपको जो आपके डॉक्टर ने पहले बताया कि आपने मीठा नहीं खाना, आपने बेकरी की प्रोडक्ट्स नहीं खानी, फल में आप सिर्फ सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों पे आपने उसी तरह स्ट्रिक्टली चलना है जिस तरह पहले आपके डॉक्टर ने चलाया है। अमूमन रमज़ान से पहले सारे डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट को महीना पहले, 1.5 महीना पहले आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के मुताबिक उनसे डिस्कस करके कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक उनको उनकी लाइफस्टाइल को और उनकी जो मेडिसिन को मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक अपने डॉक्टर के साथ रब्ता नहीं किया तो काइंडली रब्ता करें, और अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो ज़रूर रब्ता करें, ताकि आपकी जो किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप ना हो सके, मीन्स आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो सके, आपको हाइपरग्लाइसीमिया ना हो सके। उसके बाद डाइट में आपको इस तरह आगे पता है, आप उसी के मुताबिक चलें तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब मेडिसिन पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, ये जनरल गाइडेंस दूंगा आपको मेडिसिन पे। जो हतमी फैसला है वो आपने अपने कंसल्टेंट के साथ मिलकर करना है, ताकि आप और आपके कंसल्टेंट एक एक चीज़ से वाकफ हो और चीज़ें आसानी से चल सकें। अब आपको पता है जो मेडिसिन यूज़ होती है उनमें ओरल मेडिसिन है और उसके बाद इंसुलिन है जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी सबकट मेडिसिन भी हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग है जो हम यूज़ करते हैं, GLP-1 एगोनिस्ट वगैरह। जो कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है पाकिस्तान में, उसमें आपको पता होगा ग्लूकोफेज के नाम से टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन, ये कॉमनली यूज़ हो रही है। काफ़ी पेशेंट हैं जो इसी पे चलते हैं। अगर फर्ज करें आप ग्लूकोफेज पे हैं सिर्फ, तो आपकी गाइडलाइंस क्या होंगी, रिकमेंडेशंस क्या हैं? अगर आप फर्ज करें ग्लूकोफेज की एक गोली सुबह शाम खा रहे हैं और उससे आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो आपको क्या करना चाहिए? आइडली हम रमज़ान में ये करते हैं कि ग्लूकोफेज की अगर आप डोज सुबह शाम ले रहे हैं, फर्ज करें 500 मिलीग्राम सुबह शाम ले रहे हैं, तो इसको आप दोनों गोलियां रात को ले लें, अफ्तारी के बाद ले लें, सहरी के बाद मत लें। उम्मीद है उसी से आपकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी और आपको सिम्टम्स आने के चांस भी नहीं होंगे। अमूमन ग्लूकोफेज आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, ठीक है? तो इसलिए ग्लूकोफेज की रिकमेंडेशन है कि उसको नाइट पे ले जाएं। उसके बाद पायोग्लिटाजोन लोग यूज़ करते हैं, पायोजर के नाम से आती है, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी आप कोशिश करें कि जो मॉर्निंग डोज है उसको नाइट पे साथ शिफ्ट कर लें और अपनी शुगर उसका चेक करते रहें कि आपकी शुगर बीच में आपका चार्ट बना होगा। आपने पहले भी रोज़े रखे होंगे, आपको लास्ट टाइम भी अंदाजा होगा कि लास्ट टाइम जब आपने रोज़े रखे थे तब आपको सिम्टम्स आई थी कि नहीं आई थी। अगर आई थी तो किस तरह की सिम्टम्स थी, तब आपने क्या दवाइयाँ मॉडिफाई की थी, और अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें कि लास्ट टाइम और अब में मुझे क्या फ़र्क करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। उसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी है कि इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो सल्फोनाइल यूरिया होती है, जो बड़ी कॉमनली पाकिस्तान में यूज़ होती है, क्योंकि ये चीप ड्रग्स हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं जो इसलिए कॉमनली यूज़ होती हैं। जिसमें आपकी कॉमन यूज़र दवाइयाँ हैं, ग्लिमिप्राइड है, ग्लिकलेजाइड है, ग्लिबेनिक्लामाइड है। अब ग्लिबेनिक्लामाइड है डाउनिल के नाम से आती है, ग्लिमिप्राइड गैट्रिल के नाम से आती है। सो इस कॉमन ब्रांड नेम इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपको पता लग जाए, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। डाउनिल काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन काइंडली अगर आप वो यूज़ करें तो अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और इसको चेंज करके किसी और मेडिसिन पे हैं, क्योंकि ये हम रिकमेंड नहीं करते, इससे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते काइंडली आप बोलें, आप उसको छोड़ दें। अगर आप वो ले रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके उसको चेंज करें। उसके अलावा आप ग्लिमिप्राइड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आपने डिसाइड करना आप कितनी डोज ले रहे हैं, और वो भी डोज आप काइंडली मॉर्निंग पे मत लें, अफ्तारी पे लें, क्योंकि ये दवाइयाँ आपकी शुगर लो करती हैं और शुगर का लो होना बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि अगर आपकी शुगर लो रही, लो से मुराद हुई मैंने आपको बताया रमजान में 70 से कम रही, अगर ये कम होती 50 से 40 से कम आ गई और अगर आधे घंटे से ज़्यादा कम रही शुगर की, तो आपके ब्रेन को डैमेज होने का खतरा है। और ये जो ब्रेन डैमेज इसमें होता है परसिस्टेंट होता है, मीन्स कि वो रिकवर नहीं होता। सो ये बहुत हार्मफुल चीज़ है, तो इसको प्लीज़ फोकस कीजिएगा कि आप अगर सल्फोनाइल यूरिया ले रहे हैं तो इससे आपकी शुगर लो हो जानी होती है, तो काइंडली इसको नाइट टाइम पे शिफ्ट कर दें, मॉर्निंग में मत लें, इसलिए आसानी हो जाएगी। और अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। उसके बाद इंसुलिन जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं अपने सेटअप में, फर्स्ट करें आप इंसुलिन जो कॉमनली यूज़ होती हैं पाकिस्तान में कम्बिनेशन 70-30 का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या मिक्सडार्ड यूज़ करते हैं। ये कम्बिनेशन में 2 तरह की इंसुलिन इकट्ठी करके कंबाइन करके दी जाती है। उस कम्बिनेशन में पेशेंट जो इंसुलिन लेता है मॉर्निंग में भी लेता है, नाइट इवनिंग में भी लेता है, अपने खाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले खाने से पहले ले लेते हैं। तो उसमें रमज़ान में आपकी होगी रिकमेंडेशन, उसमें ये होगी कि अगर आप मॉर्निंग में फर्स्ट करें 30 डोजेज ले रहे हैं और इवनिंग में 20 ले रहे हैं, तो काइंडली मॉर्निंग वाली को नाइट पे शिफ्ट कर दें, मीन्स के 30 वाली को नाइट पे ले आएँ, और जो नाइट वाली है उसको आधा करके 30 to 50% डिक्रीज कर लें, मीन्स के उसको आप 10 कर लें या 12 मिनट कर लें, उसको मॉर्निंग पे ले जाएं। मीन्स कि आपकी ज़िंदगी का जो सर्कल है वो चेंज हो जाता है। अब आप नाइट पे चीज़ें ज़्यादा करेंगे, मॉर्निंग पे चीज़ें कम करेंगे। सो डोज आपकी जो मॉर्निंग वाली नाइट पे शिफ्ट हो जाएगी इंसुलिन की, और नाइट वाली मॉर्निंग में 30% या 50% रिड्यूस होकर हो जाएगी। और उसमें वही शुगर के वो लेवल जो मैंने आपको बताया कि फास्टिंग आपका शुगर का लेवल 120 तक हो और खाने के बाद आपका शुगर लेवल 200 से कम रह रहा है, तो डेट्स ओके, यू आर गोइंग फाइन। और आपको सिम्टम्स भी नहीं आ रही, यू आर रियली गोइंग फाइन। अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करते रहे कि सर मैं इस तरह चाह रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही है। क्योंकि देखें अभी तो रोज़ों का स्टार्ट है, अब जब वक्त गुजरना है और रोज़े आगे चलने हैं, तो आप में डिहाइड्रेशन के, आप में कमज़ोरी की लामत बढ़नी है, क्योंकि भूखे रहने से कमज़ोरी तो होगी। सो अपनी डाइट इतनी मुतवाज़न रखें कि आपकी चीज़ें बेहतर हैं, आपको कमज़ोरी एंड पे ना हो। ये ना हो कि आपका हर 10 रोज़े काफ़ी मुश्किल गुजरना शुरू हो जाए। इसके बाद
इंसुलिन में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करते हैं, जिस तरह लेंटस फॉर्म में आती है, ग्लाडीन है, टिग्लोडेक है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ की जाती है। अमूमन ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं इस तरह करता है क्योंकि बेसल इंसुलिन है अमूमन। लेकिन जब आप रोज़ा रखेंगे, जब आप फास्टिंग पे रहेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपको। उसमें भी आप अगर ये डोज ले रहे हैं तो काइंडली अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें और उसको डिसाइड करें कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए। वैसे भी ये आपकी नाइट टाइम ही डोज होती है, तो इसको नाइट टाइम पे रखें, थोड़ा जल्दी लगा लें आसानी के लिए, अफ्तारी के बाद लगा लें, 8 बजे लगा लें, 9 बजे लगा लें, और उसके मुताबिक डिसाइड करें कि आपकी इंसुलिन कैसी आ रही है। आइडली ये सारी जितनी भी मेहनत है, जितनी भी काविश है आपके डॉक्टर के साथ, ये सारी उन पर बड़ी चीज़ें मुनहसर करती हैं कि आपको शुगर का कितना अंदाज़ा है, आप अपनी शुगर के बारे में कितना जानते हैं। आपके डॉक्टर ने, मुझे यकीन है कि आपके इतने कंसल्टेंट ने आपको गाइड किया होगा, पहले बताते रहे होंगे, हर चीज़ का आपको बताया होगा, तो इसलिए आपको पता होगा क्या लेने से आपकी शुगर लो हो सकती है, क्या लेने से शुगर बढ़ सकती है, तो उसको मतवाज़न लेके किस तरह चलना है। तो इन चीज़ों पे जो आपकी इंसुलिन हैं, जो आपकी, उनको इस तरह लेके चलेंगे तो अमूमन आपकी शुगर बेहतर रहेगी। और कोशिश करें कि नाइट टाइम पे डोज ज़्यादा लें, मॉर्निंग टाइम पे डोज कम लें। ये तो आपका जनरल पर्सपेक्टिव आ गया, जो मैंने आपको बताया कि शुगर को रमज़ान में किस तरह लेके चलना है, अपने डाइट को किस तरह मॉडिफाई करना है, जो हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। काइंडली अपनी कैटेगरीज को पहले खुद भी देखिए कि आप येलो में आते हैं, ग्रीन में आते हैं, रेड में आते हैं। उसके बाद आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उस मेडिसिन का हाइपोग्लाइसीमिया पे कितना इफेक्ट है, उस मेडिसिन को आप कितना यूज़ कर रहे हैं, और उस मेडिसिन को आप किस तरह चेंज करना चाहते हैं। फिर इसको कंपेयर करें अपने लास्ट रमज़ान के साथ। लास्ट रमज़ान में आपने किस तरह गुजारा था, पहला रमज़ान आपका किस तरह गुजरा, और अब इस रमज़ान में आपको क्या कोई तब्दीली की ज़रूरत है कि तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिहाइड्रेशन पे हमने आपसे डिस्कशन की कि डिहाइड्रेशन, कि पानी की कमी मत होने दीजिएगा काइंडली, ठीक है, पानी की कमी मत होने दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपने पानी अपना अच्छा रखना है। अगर बात का बहुत ज़्यादा जो बंदे काम कर रहे हैं, लेबर तबका, तो उन्हें ORS भी यूज़ करना पड़ेगा। तो काइंडली अपनी डाइट को खुद मॉडिफाई करना है और उसको बेहतर करना है। इसके बाद अब जो एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि शुगर के मरीजों में, जिस तरह आपको पता है कि वबाई हुई है पूरी दुनिया में, कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस, जो कि अमूमन हम उसे कहते हैं जी कोरोना वायरस आ गया, इसका शुगर के मरीजों में क्या पर्सपेक्टिव है और इसमें किस तरह है। एक तो आपको ये पता है कि 2019 में ये चाइना में सबसे पहले इस वायरस का पता लगा कि कोरोना वायरस आ गया, और इसीलिए इसको 19 का नाम दिया गया कि 2019 में आई। ये वायरस इज लाइक अदर वायरसेस, कोरोना फैमिली के जिस तरह वायरस हैं उस तरह ही हैं, जिस तरह पहले फ्लू था उस तरह वायरस है, और इनकी सिम्टम भी उसी तरह ही हैं। टारगेट्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टारगेट, किसी भी जरासीम के टारगेट हमेशा वो लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। दैट आर द टारगेट्स, मीन्स कि ये जरासीम भी उन्हीं पे हमला करते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। सो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो यू आर द टारगेट, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप टारगेट हैं इसका। तो इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शुगर का कंट्रोल करना, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप इसकी हिट लिस्ट पे हैं। नंबर 2 पे ये जो आपके कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शुगर के साथ उनकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, किडनी इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो दे आर मोर ऑन प्रोन। इसीलिए इनको रेड कैटेगरी में भी रखा गया कि ये रोज़े रखें ही ना, ताकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम ना, क्योंकि जब आप रमज़ान में रोज़े रखेंगे तो ऑफकोर्स आप खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा इम्यूनिटी पे इफेक्ट तो पड़ता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये डिसाइड करना है कि आपको अगर शुगर है तो आपको शुगर अपनी कंट्रोल रखनी है। सेकेंडली कोविड-19 के बारे में आपने, अब तो काफ़ी लोगों को काफ़ी मालूमात हैं, मीडिया पे भी काफ़ी मालूमात दी जा रही हैं कि इसमें क्या करें, अपने हाथ बार बार धोएं। इस्लामी तरीका देखें, इस कोविड-19 ने हम सबको ना इस्लाम के करीब ज़्यादा कर दिया, अल्लाह के करीब ज़्यादा कर दिया, कि हमें इस्लामिक जो तलीमात है ना उनको अमल करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हम हाथ बार बार धोते हैं, साफ़ रखते हैं अपने आप को, ठीक है, हम खाने को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को मास्क रखते हैं। इस्लाम कहता है छींक है अपने चेहरे को ढांपें, यही इसने कहा, इसमें हम अपने चेहरे को ढांपते हैं ताकि हमसे कोई दूसरा इफेक्ट ना हो जाए। तो यही आपने चीज़ें करनी है, अपने हाथ रेगुलरली धोने हैं, साबुन से धोने हैं। जो गवर्नमेंट ने आपको सारी गाइडलाइन बताई हैं उस पर अमल करें, हाथ साबुन से धोएं, थोड़े डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस का मकसद यही होता है कि आपका उसे डिस्टेंस का मकसद है कि आप अगर छींकते हैं, आप सांस लेते हैं, क्योंकि सांस से फैलता जाता है, तो आपके सांस को दूसरा हिट ना हो जाए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई इसका हतमी इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई हतमी इलाज नहीं है। तो एहतियात ही है जो आप कर सकते हैं कि इसकी चेन ब्रेक की जाए, कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र ना हो। सेम पर्सन के सारे डॉक्टर
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे फोकस कर रही है कि ये जो चेन चल रही है, चेन को किस तरीके से ब्रेक किया जाए कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक ना जाए। ऑफकोर्स लॉकडाउन भी इसीलिए किया गया था कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ना जाए। तो करंटली जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए जो आज हमारा सेशन है उसमें हमारा ये होगा कि तो घर से कम निकलें आप। करंटली कोई ज़रूरत ना हो तो मत निकलें। अब गवर्नमेंट लॉकडाउन ख़त्म भी कर देती है तो आप घरों से कम निकलें। रमज़ान में अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो आपका निकलना, आपका लोगों से एक्सपोजर कम से कम हो। अगर आपका एक्सपोजर हो, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं काइंडली ग्लव्स पहने, मास्क पहने, प्रॉपर बाहर जाएं, वापस आके अपने हाथ प्रॉपर धोएं और अपने हाथों से अपने चेहरे को, आंखों को, कानों को कम से कम टच करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। इसमें एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहबान भी सुन रहे होंगे कि जो एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस चल रहा है कि बाकी तो शुगर के मरीज सारी दवाइयाँ ले सकते हैं इस कोरोना वायरस में, अगर जिस तरह की एपिडेमिक चल रही है, पैंडेमिक चल रही है। SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जो कि हम कॉमनली आजकल लेटेस्ट ड्रग है या जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्पाग्लिफ्लोजिन या डापाग्लिफ्लोजिन, तो काइंडली उसको अवॉइड करें क्योंकि अभी तक कोविड-19 के बारे में भी यही है कि ये कीटोसिस करता है, एसिडोसिस करता है और उस ड्रग का भी थोड़ा बहुत रोल इसमें है। तो अब जो कंसल्टेंट्स हैं उनमें हम कंसल्टेंट से जो हमें हमारे सीनियर्स ने बताया या हमने जो अपने आपस में पैनल में डिस्कस किया, इसमें यही है कि इस दवाई को अभी फॉर टाइम बिंग आप इसको प्रिस्क्राइब ना करें ताकि अगर कोई रिस्क बच सकता है तो बचे। बाकी इंसुलिन हो जाए, मेटफॉर्मिन हो, बाकी कम्बिनेशन में अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो करते रहें। इसलिए आप अपनी मेडिसिन को देखें, हर चीज़ को देखें, उनको काइंडली रेगुलर अपनी एक चार्ट बना के रखें, अपनी डाइट का पूरा जो है ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोशिश करें अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनको भी गाइड करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई डायबिटीज़ वाले पेशेंट रहने तो उनको भी गाइड करें और लोगों को ये स्प्रेड करें कि काइंडली आपने इस इन्वायरमेंट में किस तरह मूव ऑन करना है, आपने अपने रमज़ान के रोज़े किस तरह गुजारने हैं और आपने जो कोविड-19 से किस तरह बचना है। तो ये सारी बातें जो जनरल गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं, जो आपको एक्सप्लेन की हैं, काइंडली इनको फॉलो कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और काइंडली आप अपने कंसल्टेंट के साथ राब्ते में रहें ताकि अगर आपकी तबीयत में कोई भी नासाजी आती है, कोई भी परेशानी आती है तो उसको मौके पे आपके डॉक्टर साहिबान आपको बता के उसको ठीक कर सकें। एट द एंड मैं आपको एक दो बातें दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स कोई शुगर का कम होना सबसे खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इस दौरान शुगर कम हो रही है तो अपनी दवाई को छोड़ दें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें और रमज़ान के रोज़े अगर आप नहीं रख सक रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला जानता है हर चीज़, अल्लाह ताला को पता है कि बंदों की नीयत क्या है क्योंकि हमारे का दरमदार नीयतों पे है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे और कोशिश करें जिस तरह अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप रोज़े ना रखें, आपकी सेहत को होता है तो फिर काइंडली रोज़े मत रखें। सेम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि, और अगर जो लेबर तबका है, जो मेहनत करने वाले हमारे भाई हैं, वो पानी के अलावा ORS भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उनमें जो नमकियात की कमी मत हो। तो इन चीज़ों को फोकस कीजिए और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया आपका। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंसुलिन इंजेक्ट करने से रोज़ा टूटा, ऐसा नहीं है। इंसुलिन इंजेक्ट करने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। दिस इज़ ओनली मिथ, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब्दुल्ला साहब ने पूछा है अगर किसी बंदे की शुगर लो हो जाती है तो मैंने आपको जिस तरह बताया अभी कि 70 से कम शुगर वैसे ही हो तो रोज़ा आपका खुल गया, टूटा नहीं, खुल गया। रोज़ा खुल गया मीन्स कि आपने फ़ौरन एक तो मीठा खाना शुरू करना है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है अगर आपकी शुगर ज़्यादा लो हो रही है और वहाँ पे जाके जो ग्लूकोज के इंजेक्शन होते हैं फ़ौरन लगवाने हैं आपने इसको बिल्कुल। और अपनी मेडिसिन आप फिर रोज़े नहीं रखेंगे, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया आप रोज़े नहीं रखेंगे, अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करेंगे। अगर तब आपको वो कहेंगे जी आप रोज़े रख सकते हैं फिर आपने रोज़े रखने हैं, वरना आपने रोज़े नहीं रखने। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी वेरी डेंजरस, शुगर का कम होना बहुत डेंजरस है। सो काइंडली इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन है? अगर आपके पास काइंडली क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन भेजें ताकि हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गॉड ब्लेस यू।